इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसकी कुछ कैलकुलेशन भी हमने कर ली थी। देखिए देखिए ये चैप्टर बड़ा ही आसान चैप्टर है, बट इसका एक फिक्स फॉर्मेट है जो मैंने आपको कल लिखाया था। ठीक है, बड़ा ही छोटा सा और आसान चैप्टर है। हमने क्या बात करी थी कि हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होगी, एक लेट आउट और दूसरी सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो ऑप्शन बताए गए थे। एक, जब आपके पास कोई वैकेंसी ना हो, वैकेंसी ना ही होने का मतलब हमारा मकान पूरे साल में किसी भी वक्त खाली नहीं था। ठीक है, और दूसरा वैकेंसी हो कब। ठीक है, सेल्फ की कैलकुलेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे। इसकी कैलकुलेशन में बेटा आपको एक फॉर्मेट लिखाया था, आपको याद होगा, मैं एक बार फटाफट रिव्यू करवा देता हूं आपको। हमने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट लिखा था और दोनों में जो ज्यादा था उसको सिलेक्ट किया था। फिर हमने स्टैंडर्ड रेंट लिखा था और दोनों में जो कम था उसको सिलेक्ट किया था, और यही वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेड रेंट बन के निकल के आई थी। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट था किसी को? बोलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है? एक ही कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं है। फिर बी में हमने कहा था कि हम एक्चुअल रेंट लेंगे 12 महीने का, उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड जो है वो कम कर देंगे, जिसको एसओपी कहते हैं शॉर्ट में, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। ठीक है, अनरियलाइज रेंट कम कर देंगे जो किराया डूब गया है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमने दी है तो वो कम कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिला है हमें वो ऐड कर देंगे। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा बी पॉइंट, जिसको हम कहते हैं ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब ए और बी में से विच एवर इज हायर लेंगे हम। और ये जो हायर आएगा ये होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां तक हमने पढ़ भी लिया था और क्वेश्चन भी कर लिए। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? यहां तक में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? बोलिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में कोई डाउट नहीं है? ओके, दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलो आगे चलते हैं। क्या ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चंस निकाल लेता हूं मैं। कितने क्वेश्चन कर लिए थे कल? कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने? दो, दो किए थे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन विजिबल है क्या आपको?
क्वेश्चन विजिबल है क्या आपको, या जूम करूं? ये लो, ठीक है, कर दिया बेटा जूम। कर दिया मैंने जूम। ओके, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू in case of the following properties let out throughout the previous year for the assessment year 2021. okay. म्युनिसिपल एनुअल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट पर एनम दे रखा है, ध्यान रखना, और अनरियलाइज रेंट दे रखा है। बोलिए, आसान लग रहा है? क्या वैकेंसी है हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई? बोलिए, क्या कोई वैकेंसी का क्वेश्चन है? चलिए मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 नो वैकेंसी का है, बिल्कुल नो वैकेंसी का है। देखो H1, H2, H3, H4, H5 ओके। सबसे पहले क्या लिखूं, बोलो सबसे पहले क्या लिखूं? क्या सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लिखूं? ठीक है, ये लो म्युनिसिपल वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे 90, यहाँ पे 500, यहाँ पे 30, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 315 ओके। फिर लिख देते हैं फेयर रेंट। तो फेयर रेंट दे रखा है हमें 300 एंड 300, फिर 300, उसके बाद 300 आता, सब में 300 है ओके, सब में ही 300 लिख दिया। इनमें से हमें सिलेक्ट करना है विच एवर इज हायर। तो करो 300, 500, 300, 300 और 315। बोलिए, इज दैट ओके? यहां तक ठीक है क्या? स्टैंडर्ड रेंट ले लेते हैं। स्टैंडर्ड दे रखा है हमें 50, 800, 240, 250 और 500 ओके। दोनों में से क्या लेना है हमें? अब इनमें से क्या लेना है? लोवेस्ट। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए निकलेगा एक्सपेक्टेड रेंट और वो होगा विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 500, 240, 250 और 315 ओके। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए, एक्चुअल रेंट लेना है। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए, ये हमारा एक पार्ट हो चुका है ये, ठीक है। एक्चुअल रेंट लेना है। पहले हमें कितने महीने का रेंट लिखना है? पहले हमें कितने महीने का रेंट लिखना है? 12 का। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें जो रेंट दे रखा है क्या वो 12 का ही दे रखा है? यस। तो हमें दे रखा है 120, 600, 180, 360 और 150 ओके। अब इसमें से ना कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड दे रखा है, ना कुछ और दे रखा है, बस एक चीज दे रखी है और वो है अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है। और कैसे दे रखा है हमको ध्यान से समझना बेटा। हमें बोला है पहले घर में 2 महीने का रेंट अनरियलाइज्ड है, तो कैसे निकालेंगे? क्या 120 12 महीने का रेंट है? क्या 120 12 महीने का रेंट है? तो क्या इससे 2 महीने का रेंट निकाल सकते हैं आप? कितना आएगा? 20 आएगा। सिमिलरली 600 भी 12 महीने का है। कैसे निकाला सुन लेना भाई, किसी को नहीं समझ में आया हो तो। ये 12 महीने का रेंट है तो डिवाइड बाई 12 किया, मल्टीप्लाई बाई 2 किया, क्योंकि 2 महीने की वैकेंसी थी। यहाँ पे 600 है 12 महीने का, डिवाइड बाई 12 किया, 3 महीने मकान का किराया नहीं मिला तो 3 महीने का किराया 150 आ गया। ओके, बोल दो भाई, कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया हो?
अजी कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? अनरियलाइज रेंट कैसे आया, कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया हो? दीपक, नवीन, दीपक, नवीन, विष्णु, ठीक है, सत्यक, डन, आ गया ना? चैनिका कह रहे हैं एक बार बता दो। बेटा सीधा काम है, एनुअल रेंट पर एनम दे रखा है हमने ना, एक्चुअल रेंट तो साल का रेंट है, हमें 2 महीने का किराया डूबा हुआ दे रखा है, तो 2 महीने का हमने निकाल लिया, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। चलो बेटा चलो, ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ARR निकाल दो, 100, 450 और ये आ जाएगा आपका 165, 15 था नहीं, ठीक है, और ये आ जाएगा 90, तो 270, तो ये आ जाएगा 125, दैट्स इट। अब बताओ GAV के लिए क्या मैं ये लिखूं A और B में से विच एवर इज हायर, तो 100 और 50 विच एवर इज हायर 100, 500 और 450 विच एवर इज हायर 500, 165 और 240 विच एवर इज हायर 240, 250 और 270 विच एवर इज हायर 270, 315 और 125 315। लो जी आ गया आपका आंसर। बोलिए फाइनल कमेंट। कॉन्फिडेंस आ गया है तो मैं फटाफट आगे चल लेता हूँ। ओके, अब जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये वैकेंसी के क्वेश्चन है। सर ये किसमें से लिया, किसमें से लिया, देखो ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। देखो ये हमें ए दे रखा है, ये हमने ए लिखा ना यहाँ पे, ये वाला ए, ये तो ये ए है सारे, ठीक है, और ये फाइनली बी है जो हमने निकाला है यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है, और इन दोनों में से जो ज्यादा हो उसको हमें सेलेक्ट करना है, विच एवर इज हायर, ओके, वो लिया है। अब मैं आपको समझा देता हूं जब वैकेंसी हो तो क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो पहले तसल्ली से समझना और फिर कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना, ठीक है, पहले बहुत आराम से समझना, इसको जल्दबाजी मत करना इसमें। ठीक है, ये देखिए ये हमारा केस है जब हमें वैकेंसी पीरियड दे रखा हो, हमें करना क्या है, सेम चीज करनी है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर विच एवर इज लेस, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। यहां तक कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ओके। अब आगे क्या होगा वो समझो, आगे हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट, और ये एक्चुअल रेंट पूरे साल का नहीं लेना, अब हमें वैकेंसी को काट के लेना है, मतलब जितने महीने लेट आउट है उतना ही लेना है, एक्चुअल पीरियड का लेना है, पूरे साल का नहीं लेना, सिर्फ उतने टाइम का लेना है जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है। बोलिए आगे बात समझ में, जैसे अगर 8 महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ये 8 महीने का ही लेना है, 10 महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है तो 10 महीने का ही लेना है, 12 का नहीं लेना, ओके। अब जब मैंने चलो एक एग्जांपल लिख दूं मैं, एक प्रॉपर्टी 10,000 पर मंथ पे रेंट पे है 10 महीने के लिए, तो बताओ मुझे क्या यहाँ पे रेंट 10 महीने का लेना है, हाँ या ना, क्या मुझे यहाँ पे रेंट 10 महीने का लेना है, हाँ। अगर मैंने 10 महीने का रेंट लिया, अगर मैंने 10 महीने का रेंट यहाँ पे लिया, तो क्या मुझे इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड को लेस करने की जरूरत है, बताओ, क्या मुझे इसको लेस करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लेस है, हमने लिया ही नहीं है, 12 महीने के लेते हैं तो इसको लेस करना है, हमने 12 महीने का लिया ही नहीं है, ओके। अब यहां से कम होगा अनरियलाइज रेंट, क्योंकि डूब तो इन 10 महीने से भी, इन 10 महीने के रेंट में से भी तो डूब सकता है, तो अगर कोई अनरियलाइज रेंट है तो उसको हमें कम कर देना है, दैट्स इट। बाकी ये नहीं होंगे, ये दोनों ही पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेंगे,
ये दोनों ही पॉइंट जब ये वैकेंसी वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा काम। बस इतना ही करना है और ये आ जाएगा 11। बताओ क्या डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस समझ में आया जब वैकेंसी ना हो और जब वैकेंसी हो? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पर बताओ यहाँ तक क्या डिफरेंस समझ में आ गया? सभी बोल दो फटाफट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि लॉजिकली यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। लॉजिकली हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। अक्षिता, एक्सपेक्टेड रेंट तक सेम है प्रोसेस, वहां तक कोई चेंज नहीं किया है। एक्चुअल रेंट में जो हम यहाँ पे 12 महीने का लेते थे, यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल पीरियड का लेंगे, मतलब जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है उतने का ही लेंगे, और उसमें से सिर्फ एक आइटम कम करेंगे, वो है अनरियलाइज रेंट, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी लेस कर दिया है। समझ गए? तो सिर्फ एक ही पॉइंट लेस करना है, अनरियलाइज रेंट, और उसकी वजह से ये आ जाएगा। अब देखो ये जो एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया, क्या ये 12 महीने की फिगर है बेटा? ये बताओ, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाला है, क्या ये 12 महीने की फिगर है हमारी? 12 मंथ्स की कैलकुलेशन है ये ऊपर वाली सारी। यस। और ये जो कैलकुलेशन है ARR की हमारे एग्जांपल में, क्या ये 10 महीने की कैलकुलेशन है? जो एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब अगर मैं कहूं विच एवर इज हायर, तो क्या ये कंपैरिजन सही होगा? अगर मैं कहूं इन दोनों में से कि विच एवर इज हायर, जीएवी निकालने के लिए अगर मैं ये कहूं, तो क्या कंपैरिजन सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 12 महीने की फिगर को 10 महीने से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? फिर तो फेयर कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो सुनो क्या है, आज सत्यक नहीं है क्या क्लास में? सत्यक नहीं है क्या क्लास में? सत्यक रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम? अब तो नया चैप्टर है बिल्कुल, तो रिप्लाई करते रहो। ठीक है, तो जब ये कंपैरिजन सही नहीं है 12 महीने का और 10 महीने का, तो हम क्या करेंगे, एक फिगर को इक्वल करेंगे। अब एक्चुअल को तो छेड़ नहीं सकते, एक्चुअल तो बराबर रहेगा, तो क्या हम इस एक्सपेक्टेड रेंट को 10 महीने में कन्वर्ट कर लें? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल, है ना, मैं लिख दूं PER। PER का मतलब क्या है? प्रपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट मल्टीप्लाई बाय 10/12। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या 10 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा मेरे पास? बोलो, अगर मैं PER कैलकुलेट कर दूं तो क्या 10 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा मेरे पास? आ जाएगा। अब दोनों कंपेरेबल है क्या? ARR और PER, क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? यस, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो हम लेंगे B एंड C। C क्या हो गया? PER, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम और है मुझे बात, ठीक है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए ARR है हमारा 100 और ये है हमारा 90, तो बताओ GAV कितनी होगी? एग्जाम्पल के हिसाब से बताना। ARR है 100 और PER ये था 120, हमने प्रोपोर्शनेट किया, सॉरी ये था, हाँ ठीक है 120 ले लो। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फिगर अच्छी ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 150 ले लो आप। बोलो, अगर ये 150 है तो ये 10 महीने का कितना आएगा? बता दो एक बार। 10 महीने का कितना आएगा? 125। अगर एक्सपेक्टेड रेंट 150 है तो 10 महीने का कितना आएगा? 125। ठीक है, अब कंपेयर करो 100 और 125, विच एवर इज हायर? 125, 125, 125। ओके, अब मैं GAV के सामने अगर 125 लिखूं तो यहाँ पे टेक्निकल एक दिक्कत हो जाएगी बेटा, ये बात आप समझ लो ध्यान से। ठीक है, कैसे?
हमने जो प्रोपोर्शनेट किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि हम कंपैरिजन कर सकें। हमने जो प्रोपोर्शनेट किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि हम कंपैरिजन कर सकें। क्या कंपैरिजन की वजह से हम फिगर चेंज कर दें हमारी? बोलो, क्या हम हमारी फिगर चेंज कर दें? फिगर तो नहीं कर सकते ना चेंज। एक्चुअल फिगर तो हमारी 150 ही है, ये 125 तो हमने सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिया था। तो अगर PER ज्यादा होता है, सुन लेना ध्यान से, अगर PER ज्यादा रहता है, इन दैट केस आपको PER की जगह एक्चुअल वैल्यू लेनी है। दिस फिगर इज जस्ट फॉर कंपैरिजन, दिस फिगर इज जस्ट फॉर कंपैरिजन। बोलिए, आती बात समझ में? ये जो हम फिगर लेके आए हैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए लेके आए हैं, इसलिए इसको आप फाइनल आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे, बस कंपेयर कर लीजिए विच एवर इज हायर। एक्चुअल हायर है तो एक्चुअल वाली फिगर, और PER हायर है तो एक्सपेक्टेड रेंट वाली फिगर। बोलो, फिर इसको निकाला क्यों? इसको इसलिए निकाला बेटा, अगर हम इसको नहीं निकालते तो हमें ये नहीं पता चलता कि जो हमारा एक्चुअल रेंट कम है, क्या वो एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से कम है? चलो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको ना, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो, जिससे ये क्लियर हो जाएगा हमने निकाला क्यों। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 130 है हमारा, और एक्सपेक्टेड रेंट 150 है। एक बार इसको भूल जाओ। अगर आप बिना निकाले कंपेयर करते हैं, बताओ क्या वैल्यू आएगी आंसर में? 130 और 150। अगर आप प्रोपोर्शनेट नहीं निकालते, आप कहते हैं ARR 130 है और एक्सपेक्टेड रेंट 150 है, तो बताओ आंसर क्या आएगा? GAV क्या आएगी? बोलो, 150 आएगी। लो जी, 150 लिख दिया। अब आ जाओ, अगर निकाल के करते हैं तो क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे 125 लिखूं? अगर मैं प्रोपोर्शनेट निकालूं तो क्या 125 लिखूं? यस। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो। अरे उसको छोड़ दो, अब तो वो कंपेयर नहीं होगा ना, अब तो ये दोनों कंपेयर होंगे। अगर हम प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हैं तो फिर तो ये दोनों कंपेयर होंगे। प्रोपोर्शनेट निकालने के बाद वो कंपेयर नहीं होगा बेटा, ये दोनों कंपेयर होंगे। तो बताओ 130 आ रहा है, बताओ आंसर डिफर हुआ या नहीं हुआ? चलो एक अलग तरीके का सा एग्जांपल लेके मैं आपको इसको और समझा देता हूँ। ठीक है, दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट में मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं, A एंड B। ठीक है, सवाल दोनों में एक बहस हो जाती है। ठीक है, बहस हो जाती है किस बात की? कि किसके पास में किसका वजन ज्यादा है, ये मान लीजिए किसका वेट ज्यादा है। ठीक है, इसके पास में ठीक है, और एक शर्त भी लग जाती है कि जिसका टोटल वेट ज्यादा होगा सब कुछ मिला के, उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, जिसका टोटल वेट ज्यादा होगा उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, ए के पास टोटल खुद का और जो भी लगेज है उसका मिला के इसका वजन होता है 105 kg, खुद का प्लस लगेज का मिला के, सुन लेना। और इसका जो वेट होता है वो 100 kg होता है। ठीक है,
हम बोलो कौन जीतेगा, बताओ एक बार कौन जीतेगा ये शर्त। ये शर्त कौन जीतेगा, ए जीतेगा। ठीक है, अब ए ने कहा, बी ने ए को कहा कि सब तुम्हारा वजन ज्यादा है पर तुम्हारे पास एक आइटम एक्स्ट्रा है, मेरे पास 2 बैग हैं और तुम्हारे पास 3 बैग हैं, तो ये तो कंपैरिजन गलत हो गया। तुम एक बैग को हटाओ फिर कंपैरिजन करेंगे, तुम एक बैग को हटाओ फिर कंपैरिजन करेंगे। बोलो क्या सही कह रहा है बी कि भाई इक्वल कंपैरिजन होना चाहिए, तो एक बैग को हटाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब एक बैग को हटाया और उससे 7 किलो कम हो गया, अब कितना हो गया, 98 केजी हो गया। तो अब कौन जीतेगा, अब भी जीतेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए का वजन बैग की वजह से ज्यादा था, पहले ए का वजन बैग की वजह से ज्यादा था, ऐसे एक्चुअल में नहीं है, बैग की वजह से ज्यादा था, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो यहां पे भी 2 चीजें बोली गई है। अब क्वेश्चन को लिंक करते हैं, ये है एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, और ये है ARR। ये 12 महीने का है, ठीक है, ये 10 महीने का है। कंपैरिजन करा तो ये था 150 और ये था 130। ध्यान से सुनो, ये कहता है साहब मैं जीत गया क्योंकि मेरे पास 150 है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसने कहा भैया मेरी फिगर 10 महीने की, तेरी 12 महीने की, ऐसे नहीं चलेगा, पहले तुम भी एक काम करो, अपनी फिगर को 10 महीने में कन्वर्ट करो। लो जी 10 महीने में कन्वर्ट कर दिया, अब कंपेयर करो, अब बताओ, अब कंपेयर करो क्या ज्यादा आएगा, बी मतलब ARR। तो क्या ये कह सकता है कि ARR जो कम था वो इसलिए कम था क्योंकि वैकेंसी पीरियड थी, अगर वैकेंसी नहीं होती, मकान खाली नहीं रहा होता तो ARR ज्यादा होता, अगर मकान खाली नहीं रहा होता तो ARR ज्यादा होता, क्या ऐसा कह सकते हैं। ARR इज लो ड्यू टू, इस केस में इन दोनों को जब कंपेयर करा तो हमने कहा ARR इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, तो हमने वैकेंसी को हटा के देख लिया, दैट्स इट। बोलिए बात समझ में आई, ठीक है। अब ये हटा के कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, हटा के कंपैरिजन कर लिया, कोई बात नहीं, पर एक्चुअल वैल्यू तो इनकी यही रहेगी ना, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। ER 150 ही रहेगा और ARR 130 ही रहेगा। बोलो क्या एक्चुअल वैल्यूज बदल जाएगी, कंपैरिजन के लिए ये कर लिया वो तो समझ में आता है। बोलो क्या एक्चुअल वैल्यूज तो यही रहेगी इनकी, इसकी 150 ही रहेगी और इसकी 130 ही रहेगी, इट्स जस्ट फॉर कंपैरिजन। तो अगर ARR ज्यादा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वैल्यू है, बट अगर PER ज्यादा होता है तो हम एक्चुअल वैल्यू को आंसर में लिखेंगे ना। बता दीजिए अभी फाइनली। बस इस पूरे चैप्टर में एक ये पॉइंट है और एक और पॉइंट आएगा आगे, 2 ही पॉइंट ट्रिकी है, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बोल दो भाई एक बार यहां तक बोल दो फाइनल कमेंट, क्या समझ में आ गया। सत्य कह रहे हैं आ गया, रिया को भी आ गया, विष्णु को आ गया, जया को आ गया, नवीन को आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इसका ना, उससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस पॉइंट को मैं बेटा फिर कहूं, आप बड़े ही ध्यान से तसल्ली से समझ लो, वरना क्या होगा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप कहोगे सर और तो सब आता है वो एक पॉइंट नहीं आता। तो इसको माइंड में अभी रखो ही मत कंफ्यूजन, चाहे एक बार करना पड़े, चाहे 10 बार करना पड़े, चाहे 20 बार करना पड़े, इसको अभी समझ के और ऐसा कर देना कि हाँ अब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और, हमने अभी PER निकाला था और ARR निकाला था, मान लीजिए दोनों टाई हो जाते हैं कि ये भी 250 ये भी 250, तो विच एवर इज हायर कौन होगा। मान लीजिए टाई हो गया क्योंकि दोनों ही 150 है या 250 है, तो फिर हम किसको लेंगे,
बोलो, तो हम ARR को लेंगे, ये हम प्रिफर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, चल वेरी गुड, सभी इंटेलिजेंट है इस क्लास में। चलो भाई लिख लेते हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ओके, सबसे पहले वही म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है हमें 200, 300, 400, 500, 300 और 300। ओके, फेयर रेंट भी दे रखा है, तो फेयर रेंट भी लिख लो 300, 600, 750, 180, 200 एंड 400। ओके, बोलो क्या लेना है, इनमें से कौन सा लेना है हायर? 300, 670, 750, 500, 300 और 400। ओके बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ओके, स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड दे रखा है 300, 180, 280, 225, 250 एंड 240। ओके, तो ए पॉइंट निकल के आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और वो होगा विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम हो। 600 है, 670 नहीं, कौन सा 670? अच्छा ये 600 है। ओके ओके बेटा, ओके चलिए विच एवर इज लेस ले लीजिए। 300, 180, 280, 225, 225, 250 और 240। बोलिए एक्सपेक्टेड रेंट तक फिट है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालने तक किसी के कोई डाउट नहीं है? अब आ जाइए एक्चुअल रेंट पे। लैंग्वेज बड़ी ध्यान से समझना क्वेश्चन की, ठीक है। एक्चुअल रेंट कितने महीने का लेना है? क्या उतने महीने का लेना है जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है? क्या हमें उतने महीने का लेना है जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है? बारह का लेना है? जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है उसका रेंट लेना है, या फिर पूरे 12 महीने का लेना है? पर एनम बोला है, वो तो दे रखा है, हमें कौन सा लेना है उसको छोड़ो, वो तो दे रखा है पर एनम बेटा अपने को। हमें यहाँ पे कौन सा लेना होता है? अभी आपको फॉर्मेट में बताया था, वैकेंसी पीरियड काट के लेना है एक्चुअल टाइम का, या फिर पूरे 12 महीने का लेना है? दीपक कह रहे हैं जितना लेट आउट हो, जितना लेट आउट हुआ है। लेट आउट मतलब जितने पीरियड के लिए लेट आउट हुआ है उसका लिख लूं? बोलो, ऐसे बता दो, जितने पीरियड के लिए घर लेट आउट हुआ है क्या उतने पीरियड का रेंट लिखूं मैं यहाँ पे? क्योंकि ये वैकेंसी वाला केस है, ठीक है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो 12 महीने लिखते हैं, पर ये वैकेंसी का केस है। बोलो क्लियर है? ठीक है। पहले केस को ध्यान से समझना, हमें जो रेंट दे रखा है वो तो 12 महीने का दे रखा है, पर एनम दे रखा है, पर नीचे लिखा है प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट 1 मंथ। तो क्या आप बता सकते हैं पहली प्रॉपर्टी कितने महीने किराए पे रही होगी? पहली प्रॉपर्टी कितने महीने? 11 महीने, बिल्कुल ठीक है। तो 600 को 11 महीने में कन्वर्ट करके बता दो कितना आता है। 600 का जो सालाना रेंट है, एनुअल रेंट है, उसको 11 महीने में कन्वर्ट करके बता दो। लो जी 550 बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी कितने महीने लेट आउट रही होगी? बोलिए दूसरी प्रॉपर्टी कितने महीने लेट आउट रही होगी? 9 महीने। तो जो 900 का रेंट है उसको 9 महीने में कन्वर्ट करके बता दो। जो 900 का रेंट है उसको 9 महीने में कन्वर्ट करके बता दो। रिया बता रही है 675। बोलिए सही समझ में आ रहा है सबके? कंसंट्रेशन की जरूरत है और कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, पर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। तीसरा हाउस 2 महीने खाली था, इसका मतलब 10 महीने किराए पे था, और 10 महीने किराए पे था तो 300 के रेंट को 10 में कन्वर्ट कर दूं,
250 आ जाएगा। ये हाउस 1 मंथ खाली था, मतलब 11 महीने लेट आउट था, तो इसको कन्वर्ट कर दो 11 महीने में, ये 220 आ जाएगा। 216 सालाना है तो 10 महीने का कितना बोलो, 180 आ रहा है क्या, 180, और 240 ये तो 220 आ ही जाएगा। एक बार बता दो भाई सबको, हर बच्चे का जवाब चाहिए। क्या ये समझ में आ गया हमने एक्चुअल रेंट कैसे लिखा? क्या सभी के समझ में आ गया हमने एक्चुअल रेंट कैसे लिखा? हमने उतने पीरियड का रेंट लिखा है जितने पीरियड में प्रॉपर्टी लेट आउट है, ठीक है, और ये हमारा बी पार्ट हो गया। बोलो क्या इसी को एआरआर बोल दें हम, क्योंकि कोई लेस ऐड करने का सीन ही नहीं है। अब बात आती है कि ये जो फिगर है ये 12 महीने की है सारी फिगर, और ये जो फिगर है ये 12 महीने से कम की है, तो क्या हमें पीईआर निकालना चाहिए? क्या हमें पीईआर निकालना चाहिए? यस। इस एक्सपेक्टेड रेंट को कितने महीने में कन्वर्ट करें बताओ? जितने महीने की ये वैल्यू है, ये कितने महीने की है? ये वाली वैल्यू कितने महीने की है? 11, तो उसको भी 11 में कन्वर्ट कर दूं, उसको भी 11 में कन्वर्ट कर दूं, 275 आई थिंक। बोलिए आगे बात समझ में। ये वैल्यू कितने महीने की एक्चुअल रेंट? क्या 9 महीने का है? क्या ये 675 9 महीने की वैल्यू है? तो उसको भी 180 को भी 9 महीने में कन्वर्ट करो, 135। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम? जितना एक्चुअल पीरियड है ईआर को भी उतने ही पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। बोलो आगे बोलो फिर। ये 10 महीने का है ना, तो इसको भी 10 महीने में कन्वर्ट कर दो। ये 10 महीने का है तो इसको भी 280 को भी 10 महीने में कन्वर्ट कर दो, 233। ओके, और बोलो 225 को कन्वर्ट कर दो 11 महीने में, 206। 250 को कन्वर्ट कर दो 10 महीने में, 225, 208। ओके, और 240 को 11 महीने में कन्वर्ट कर दो। बोलो जी एक बार, यहां तक सभी आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। क्या सही आ रहा है सारा? जितने महीने का एक्चुअल पीरियड है उतने ही महीने के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दो एक्सपेक्टेड रेंट को, जिसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। बता दीजिए एक बार, क्या क्लियर है? सभी रिप्लाई कर दो। रिया का ओके है, नवीन का ओके है, जया का ओके है, विष्णु का ओके है, सत्यक और चैनिका, चंचल, दीपक ओके है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमें बेसिकली। अगर एआरआर ज्यादा हुआ तो एआरआर ले लो, और पीईआर ज्यादा हुआ तो पीआर ले लेंगे। बोलो पहले में क्या ज्यादा है? फर्स्ट में क्या ज्यादा है? क्या एआरआर ज्यादा है? ओके। इन दोनों में क्या ज्यादा है? एआरआर। ओके। इन दोनों में क्या ज्यादा है? एआरआर। ओके। इन दोनों में क्या ज्यादा है? एआरआर। ओके, बताओ यहां तक ठीक है? सभी में एआरआर ज्यादा है, इसलिए हमने सीधा आंसर लिख दिया है। अब यहां पे देखना ध्यान से, ये वाला केस, ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। यहाँ पे ईआर ज्यादा है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो इसकी जगह हम आंसर क्या लिखेंगे? ईआर वाला 250। ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना। और यहाँ पे दोनों में टाई है, तो टाई है तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? पहले ही बताया था आपको, एआरआर को। तो बस लो जी, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, बता दो कोई दिक्कत है तो। वैकेंसी है या वैकेंसी नहीं है, बात समझ में आ रही?
किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब देखो, चाहे किस वैकेंसी का हो और चाहे किस वैकेंसी का ना हो, क्या आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो निकाल सकते हैं? क्या अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, चाहे केस कोई सा भी हो? यस। क्या ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी इनकम है? सोचो एक बार लॉजिकली, क्या ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी इनकम है? क्या ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूरी हमारी इनकम है? रिया कह रहे हैं नहीं, और जया कह रहे हैं हाँ। और बोलो। बोलिए भैया, और बोलो, क्या लगता है आपको, हाँ या ना, जो भी है। सही गलत की परवाह मत करो, जो भी आपको लगता है। देखिए, किसी भी चीज की इनकम कब होती है? जब उससे मिलने वाला पैसा और उसमें से हम खर्चे लेस करते हैं। क्या हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाले रेंट में से अभी तक हमने कोई खर्चा कम किया है? बताओ, क्या अभी तक हमने कोई खर्चा कम किया है? नहीं। तो अगर हमने कोई खर्चा कम नहीं किया तो क्या इसको इनकम बोलना ठीक रहेगा? भाई, आप 100 रुपए का कोई सामान बेचते हैं, तो क्या 100 रुपए इनकम है आपकी? अगर 100 रुपए का माल बेचते हैं तो 100 रुपए इनकम है क्या? नहीं। इसमें से आप खर्चे कम करेंगे, मान लीजिए 80 के एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कॉस्ट है चाहे वो कुछ भी है, तो आप कहेंगे 20 मेरा प्रॉफिट है, तो टैक्स तो 20 पे देना ना। तो सिमिलरली जो हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली है, क्या इस ये तो रिसिप्ट नहीं है? अभी तक हमें ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो सिर्फ वो है जो हमें मिलना है या मिला होगा, मिलने लायक था, ऐसा बोल सकते हैं, पर ये इनकम नहीं है। अभी इसमें से खर्चे कम होने बाकी हैं। ओके, चलिए, तो पहला एक्सपेंसेस लेस करने के लिए बोला गया है, जिसको नाम देते हैं म्युनिसिपल टैक्स। क्या नाम देते हैं? म्युनिसिपल टैक्स। आप में से कुछ लोग इसको हाउस टैक्स के नाम से भी जानते हैं, सुना है? या कुछ लोग इसको प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, कुछ लोग इसको वाटर टैक्स, और कुछ लोग इसको सीवरेज टैक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी लोकल अथॉरिटीज है ना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वो जो टैक्स इंपोज करते हैं वो सारे म्युनिसिपल टैक्स में कवर होते हैं। वो हाउस टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, सीवरेज टैक्स हो, ये सारे टैक्स इसमें कवर होते हैं। इज दैट ओके? बोलिए। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब समझ में आ गया कि इसमें म्युनिसिपल टैक्स नाम हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, वाटर टैक्स हो सकता है, या सीवरेज टैक्स हो सकता है। अब इसको लेस करने की दो शर्त है हमारी, कि आप इसको लेस कर सकते हैं, पर दो कंडीशन है। पहला, पे। इस टैक्स की छूट आपको तभी मिलेगी जब आपने इसका पेमेंट कर दिया हो। अगर पे करना बाकी है तो इसकी छूट नहीं मिलेगी आपको। पेमेंट करने पे ही छूट मिलेगी, पेमेंट नहीं किया तो छूट नहीं मिलेगी, मतलब पे बेसिस पे अलाउड है। दूसरी बात, पेमेंट ओनर ने किया है तो ही डिडक्शन मिलेगी, अगर किराएदार ने इसका पेमेंट किया है तो ओनर को इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बोलिए, दोनों बातें क्लियर हैं? बोलिए भी, दोनों बातें क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम म्युनिसिपल टैक्स यहां से कम कर देंगे, तो ये जो ग्रॉस वैल्यू है ये बन जाएगी हमारी नेट एनुअल वैल्यू। मतलब सबसे पहले हमने गवर्नमेंट को उसके टैक्स दे दिए। ये इनकम टैक्स नहीं है, ध्यान रहे, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये लोकल टैक्स है। तो पहले लोकल अथॉरिटी को हमने अपना उसका टैक्स दे दिया, तो हमारे पास नेट वैल्यू निकल के आ गई। ओके, यहाँ पे एक और सवाल उठता है, मेरे पास एक घर है और पिछले 8 साल से मैंने उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है,
तो बताओ क्या पिछले 8 साल में मुझे उस प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शन मिली होगी? मैंने पिछले 8 साल में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, तो जब पिछले 8 साल की मैं कैलकुलेशन करता था तो मुझे छूट मिली होगी या नहीं मिली होगी? मैंने लेस किया होगा या नहीं किया होगा? नहीं, मैंने लेस नहीं किया होगा क्योंकि मैंने पेमेंट ही नहीं किया। तो उस साल भी मुझसे ये पूछा गया होगा कि आपने पेमेंट कर दिया क्या? मैंने कहा नहीं, तो बोला फिर लेस नहीं करने देंगे। तो जब मैंने पिछले 8 साल में पेमेंट ही नहीं किया तो उसका मतलब मुझे लेस भी नहीं करने दिया गया था। इस साल मैं टोटल 8 साल का एक साथ पेमेंट कर देता हूं। इस साल में टोटल 8 साल का एक साथ पेमेंट कर देता हूं, तो क्या मुझे वो अलाउड हो जाएगा? इस साल में पूरे 8 साल का एक साथ पेमेंट कर देता हूं, तो क्या मुझे वो अलाउ हो जाएगा? यस, वो मुझे अलाउ हो जाएगा, क्योंकि उनको तो खर्चे की डिडक्शन एक बार देनी है, वो चाहे आप साल भर ले लो या एक साथ ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें खर्चे की डिडक्शन एक बार देनी है, ठीक है। और ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो पास्ट ईयर में होना चाहिए था, पर वो टाइम जा चुका है, इसलिए आप अब ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरा इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आता है कि हमने आने वाले 5 साल का पेमेंट कर दिया, क्या वो अलाउड है? हमने आने वाले 5 साल का पेमेंट कर दिया, क्या वो अलाउड है? बिल्कुल ठीक कहा रिया ने, नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है। क्यों भाई? इसका रीजन क्या है, क्यों अलाउड नहीं है? इसका रीजन क्या है क्यों अलाउड नहीं है? तो सुन लो, इसका रीजन ये है कि इस 5 साल के पेमेंट को अलाउ करने के लिए आपके पास आगे टाइम है। अब हर साल का डिडक्शन ले सकते हैं, आपके पास टाइम है, इसलिए हम इसको आज अलाउ क्यों करें? जो चीज लेवी ही नहीं हुई, जो चीज आप पे लागू ही नहीं हुई, अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया तो हम उसको अलाउ कैसे करें? समझ रहे हैं बात को? तो जो टैक्स आप पे एप्लीकेबल ही नहीं हुआ फिलहाल, अगले साल होगा, उसका हम आज ही डिडक्शन कैसे दे दें? बता दो भाई, फाइनल कमेंट। यहां तक एनएवी तक पहुंचने में कोई दिक्कत है आपको तो बता दो, बाकी करेंगे हम कल। एक बार यहां तक बता दो, एनएवी तक पहुंचने में किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, देखो क्वेश्चन जो चैप्टर है थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, बट बहुत इजी है। एक बार समझ में आ गया तो ये फ्री के से मार्क्स लगेंगे आपको एग्जाम में, 8 मार्क्स फ्री के हैं इसके, ठीक है, 6 से 8 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 6 आपका होमवर्क है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।